नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 5 नवंबर 2015 को राष्ट्रपति भवन में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि शायद ही इसके पूर्व की कोई शताब्दी ऐसी होगी जिस पर टेक्नोलॉजी का इतना प्रभाव रहा हो। एक प्रकार से पूरा समाज जीवन टेक्नोलॉजी ड्रिवन हुआ है और तब जाकर के हमारे लिए भी आवश्यक होता है कि टेक्नोलॉजी के इस महत्व को स्वीकार करते हुए भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम एफोर्डेबल टेक्नोलॉजी की तरफ आगे कैसे बढ़े। ये जो व्यवस्था विकसित हुई है और उसके मंथन में से जो अमृत प्राप्त हो रहा है वो भविष्य में राष्ट्र की विकास यात्रा के रोडमैप को तैयार करेगा। उसमें ज्ञान और अनुभव के सामर्थ्य को जोड़ेगा और समय सीमा में परिवर्तन लाने के प्रयासों को बल देगा। मैं हमेशा सोचता हूं कि प्राथमिक शिक्षा व्यक्ति के जीवन के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। प्राथमिक शिक्षा इंसान को जड़ों से जोड़ती है, लेकिन हायर एजुकेशन आसमान छूने के अरमान जगाती है। और इसलिए जितना महत्व है प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से जीवन को तैयार करना, प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से जड़ों से जुड़ना, उतना ही हायर एजुकेशन के माध्यम से आसमान को छूने वाले अरमान कैसे जगे। अगर प्राथमिक शिक्षा व्यक्ति घड़तर पर ज्यादा बल देती है तो हायर एजुकेशन राष्ट्र घड़तर का आधार बनती है। राष्ट्र कैसा शक्तिशाली बनेगा उसका एक रोडमैप, उसकी एक ब्लूप्रिंट इस कालखंड में तैयार होती है। और उस अर्थ में आप लोगों का योगदान, आपके द्वारा इंस्टीट्यूशंस का योगदान राष्ट्र के विकास की यात्रा को, राष्ट्र निर्माण के प्रयासों को, समयानुकूल जिन ताकतों की आवश्यकता है उसको जोड़ने के लिए काम आता है। शायद इसके पूर्व की कोई शताब्दी ऐसी नहीं होगी जिस पर टेक्नोलॉजी का इतना प्रभाव रहा हो। एक प्रकार से पूरा समाज जीवन टेक्नोलॉजी ड्रिवन हुआ है और तब जाकर के हमारे लिए भी आवश्यक होता है कि टेक्नोलॉजी के उस महात्म्य को स्वीकार करते हुए भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम एफोर्डेबल टेक्नोलॉजी की तरफ कैसे आगे बढ़े, हम सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर बल कैसे दें। और ये करना है तो हमें इनोवेशन को बल देना पड़ेगा। मिलियंस ऑफ मिलियन चैलेंजेस आर देयर, लेकिन जैसा भी बताया गया कि बिलियंस माइंड आर आल्सो देयर। लेकिन जब तक वो माइंड इनोवेशन के साथ नहीं जुड़ता है, वो अगर सिर्फ उपभोक्ता ही बना रहता है तो मैं नहीं मानता हूं कि इतने सारे माइंड को हम खुराक भी दे पाएंगे। उसको जो दिमागी खुराक चाहिए वो भी नहीं दे पाएंगे। और इसलिए हम भाग्यवान हैं, हमारे पास बिलियंस ऑफ बिलियन माइंड है, लेकिन जब तक हम इनोवेशन के लिए कोई अगर हम प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं देते हैं, मैकेनिज्म डेवलप नहीं करते हैं, रिसोर्स मोबिलाइज नहीं करते हैं, तो कभी कभी विचार धरे के धरे रह जाते हैं। और इसलिए सपनों को साकार करने का एक मार्ग होता है इनोवेशन। हमारी इंस्टीट्यूशंस
इनोवेशन को प्राथमिकता देने में कितनी कामयाब हो रही है। अब आज ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरनमेंट, ये सारे इश्यूज की चर्चा हो रही है दुनिया में। कुछ लोगों के लिए ग्लोबल वार्मिंग एक चिंता का विषय है, तो कुछ लोगों के लिए ग्लोबल वार्मिंग एक मार्केट का कारण है। उन्होंने इसको एक मार्केट अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की सोची है। वे चाहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करेंगे और ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर दुनिया के मार्केट को कैप्चर करेंगे। भारत जैसे देश के लिए आवश्यकता बन जाती है कि हम भावी पीढ़ी की रक्षा के लिए क्या वो इनोवेशन दुनिया के सामने ला सकते हैं कि जो अच्छा भी हो, सस्ता भी हो और सामान्य मानवीय के जीवन के साथ सहजता से एडप्टेबल हो। अगर ये व्यवस्थाएं हम विकसित करते हैं तब तो ये बिलियंस ऑफ बिलियन पीपल एक कदम चल करके भी क्लाइमेट चेंज की इतनी बड़ी समस्या के समाधान के लिए रास्ते खोज सकते हैं। आज दुनिया में एक कल्चर डेवलप हुआ, थ्रो अवे कल्चर, लेकिन दुनिया ने संकट जो पैदा हुआ है उसके कारण अब थ्रो अवे कल्चर्स के चिंता का कारण बना है और उसके कारण रीयूज कैसे करना, रिसाइकल कैसे करना, इस पर मंथन चल रहे हैं। भारत जैसा इतना बड़ा देश, हम वेस्ट को वेल्थ में क्रिएट करने के लिए क्या इनोवेशन कर सकते हैं। मान लीजिए हमें 50 मिलियन मकान बनाने हैं। आज जिस मटेरियल के आधार पर मकान बना रहे हैं, क्या हम उतने मकान बनाने के लिए मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं? हम जानते हैं इन दिनों नदी की रेत, बालू स्मगलिंग होता है। एक राज्य दूसरे राज्य में स्मगल करता है क्योंकि उसको कंस्ट्रक्शन के लिए रेत उपलब्ध नहीं है। एनवायरनमेंट के कारण भी ऐसे हैं कि रेत लेना भी मुश्किल होते जा रहा है। तब जाकर के हमारे इनोवेशन के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है कि हम मकानों की रचना में किस मटेरियल को प्रोवाइड करेंगे। जो हमारे पास वेस्ट पड़ा होगा वही वेल्थ क्रिएशन का कारण बनेगा। हम इनोवेशन को कैसे लाएं? हम कभी कभी बाहरी या उधारी चीजों को तुरंत अडॉप्ट कर देते हैं। जिस जगह पर मुश्किल से सप्ताह में एक आध दिन सूरज के दर्शन होते हैं, वो जब मकान की रचना करेगा तो चारों तरफ शीशे लगाएगा ताकि कहीं से एक किरण मिल जाए तो चली ना जाए, मेरे नसीब में आ जाए। लेकिन हम भी अगर वैसा करेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? एक कर्टन लगाओ, 2 कर्टन लगाओ, 5 कर्टन लगाओ, टेम्परेचर कैंडल, यानी हमें हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे आर्किटेक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। जब तक हम हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे आर्किटेक्चर को डेवलप नहीं करते हैं और हम बोरो की हुई व्यवस्थाओं को स्वीकार करेंगे तो शायद हम ही संकट को बढ़ाने के लिए हिस्सेदार बनेंगे। और इसलिए साइंस इज यूनिवर्सल बट टेक्नोलॉजी मस्ट बी लोकल। ये जब तक हम एम्फेसाइज नहीं करते हैं। अब मान लीजिए मुझे आसाम के अंदर पानी निकालना या पानी पहुंचाना है, तो मैं 50 बार सोचूंगा कि मुझे स्टील की पाइप की जरूरत है क्या वहां। और मेरा आंसर है कि स्टील की पाइप के बिना बांबू को पाइप में कन्वर्ट कर करके पानी पहुंचाया जा सकता है और स्टील से उसकी लाइफ ज्यादा होती है। कहने का तात्पर्य है कि मुझे अगर वहां बांबू से काम चलता है तो मुझे स्टील ले जाने की जरूरत क्या है। और इसलिए समाज जीवन की जो स्वाभाविक आवश्यकताएं हैं उसको हम कैसे उस प्रकार से उपयोग करें। हम एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं क्या? एक वेबसाइट आज इम्प्रिंट की हमारे सामने आई। हम एक ऐसा वर्चुअल प्लेटफॉर्म तैयार करें जो ग्लोबली इस प्रकार के सहज प्रयोग हो रहे हैं उनको हम इनवाइट करें, हम उस पर सेमिनार करें, चर्चा करें और उसमें से कुछ चीजें हो सकता है हमारे लिए स्पार्किंग पॉइंट बने, हमें कुछ करने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। क्या हम इसका उपयोग कर सकते हैं क्या? अगर हम इस प्रकार से
लोगों को जोड़ते हैं, अधिक प्रयास करते हैं तो परिणाम मिलता है। हमारी इंस्टीट्यूशंस, आज हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट आते हैं किस प्रकार से आते हैं, एक चिंता का विषय है कि ज्यादातर स्टूडेंट हमारे पास अब जो पहुंच रहे हैं वे एंट्रेंस एग्जाम कैसे पार करना, उसी में उनकी मास्टरी होती है। वे उस प्रकार के क्लासेस को अटेंड करते हैं जो आपको एग्जाम पार कराने का रास्ता दिखाती है, और उसके कारण हम उसकी रियल टैलेंट और कैपेबिलिटी से अनभिज्ञ रह जाते हैं। वो एडमिशन ले लेता है और उसको मालूम है कि हमारा देश ऐसा है कि एक बार पाइपलाइन के इस दौर पे अंदर प्रवेश कर गया तो दूसरी तरफ निकलना ही निकलना है, बाद में बीच में कोई रास्ता ही नहीं। हमारे यहाँ कोई एक आईएएस अफसर 24 घंटे पढ़ाई करके एग्जाम पास कर लिया, अंदर आ गया तो उधर सेक्रेटरी बनकर ही निकलेगा। ये जो स्थिति है, और इसलिए हमें लगातार हमारे यहां रैंकिंग करने की पद्धति बदल सकते हैं क्या, वरना हम इन्वेस्टमेंट करते जाएं, समाज का है, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, हम इन्वेस्टमेंट करते जाएं लेकिन अल्टीमेट प्रोडक्ट जो है वो हमारे काम ना आए, उसका तो गुजारा कर लें, लेकिन वो खुद का गुजारा तो टीचर बन के भी कर लेता। आज हमारा देश इतनी बड़ी मात्रा में डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है, देश का बहुत बड़ा बजट डिफेंस सेक्टर में लगा है। क्या मेरे देश की टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस वो रिसर्च और इनोवेशन में लीड नहीं कर सकते कि जो डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है उसमें सबसे बड़ी ताकत है टैलेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स। उस ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटी इतनी हो कि दुनिया के किसी भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग हैं उसको पहले ये ध्यान में आना चाहिए कि भाई द बेस्ट टैलेंट इज हियर, मैं मैन्युफैक्चरिंग में करूंगा, और मुझे अगर चीप टैलेंट मिल जाती है तो मैं ग्लोबल मार्केट के अंदर एफोर्डेबल रूप में खड़ा हो जाऊंगा, मैं मार्केट में खड़ा हो जाऊंगा। और इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अगर मेरे देश की डिफेंस रिक्वायरमेंट के लिए इतना इंपोर्ट है, अगर मेरी इतनी इंस्टीट्यूशंस मिलकर के तय करें कि अब हिंदुस्तान के 10 साल के अंदर डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करने में हम 50% कम कर देंगे, मैं समझता हूं भारत सरकार को जितना बजट बचेगा इसी एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए देने में कोई हर्ज नहीं होगा। कितना बड़ा फायदा होगा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और इसलिए हम लोगों को जब तक ये हम नहीं सोचते कि हमारी आवश्यकताएं क्या है, आज सोलर एनर्जी की तरफ सबका ध्यान गया है। 175 गीगावाट बहुत बड़ा एम्बिशियस प्लान है। दुनिया के किसी भी देश के व्यक्ति के साथ जब भारत 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की बात करता है तो 5 मिनट तो समझ नहीं पाता है कि मैं मेगावाट बोल रहा हूं, गीगावाट बोल रहा हूं। उनको अचरज हो रहा है, क्या कोई देश इतना बड़ा इनिशिएटिव ले सकता है? लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करें, हम सोलर मैन्युफैक्चरिंग में, सोलर के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में हम नए इनोवेशन कर करके हम मैक्सिमम पावर जनरेशन की दिशा में कैसे जा सकते हैं, हम उसको और कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, हम कितनी बड़ी देश की सेवा कर सकते हैं।